वज़ीर-ए-आज़म हाउसिंग स्कीम का आगाज़ हुआ जिसमें बैंक्स जो हैं वो बड़े कम रेट्स पर लोन दे रहे थे। ये तमाम तर चीज़ें रियल स्टेट में एक बूम ला रही थी और रियल स्टेट को बिलवास्ता और बिलावास्ता तौर पर कहा जाता है कि 71 के करीब इंडस्ट्रीज़ इससे जुड़ी हुई हैं। अगर ये चल गया तो उसके बाद पाकिस्तान में बेरोज़गारी का खात्मा भी हो सकता है और साथ ही साथ बिजनेस बहुत फ्लरिश कर सकता है। लेकिन अब कुछ FATF की शराइत हैं जिसके और FBR की जरिए वो तमाम तर चीज़ें लागू करने की कोशिश हो रही है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मोहसिन शेखानी साहब मौजूद हैं, फॉर्मर चेयरमैन भी हैं आबाद के और इस वक्त पैटर्न चीफ आबाद हैं। बहुत शुक्रिया मोहसिन शेखानी साहब आपके वक्त का। सर, ये आलमी इदारे के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जो शराइत रखी गई हैं, एक तो वो चीज़ें हैं कि वो कैसे मुमकिन है कि वो ख़ास हद तक उसके बाद उन तमाम तर चीज़ों को बताया जाना चाहिए। एक तरफ आप लोगों के लिए दी गई कि जी एमनेस्टी है, तमाम तर पैसा लगाया जाए क्योंकि पाकिस्तान में वो पैसा रिवाइव करेगा, इकॉनमी जो है वो बेहतर होगी। दूसरा, जो रियल स्टेट से मुतल्लिक एजेंट्स हैं उनको ट्रांजैक्शन के हवाले से भी बताना, अपने क्लाइंट्स के मालूमात भी देना, तो ये कुछ जासूसी वाला काम भी हो जाएगा, कुछ एजेंट बन के भी काम होगा। ये क्या मुमकिन है सर? देखें, FATF के तो कुछ शराइत हैं और वो इंटरनेशनली सिर्फ पाकिस्तान पे नहीं है, जहाँ भी ट्रांजैक्शन हो रही थी उन सब कंट्रीज पे हैं। इवन दुबई में भी वो सारी शराइत है और वो सारी चीज़ें वो चाहते हैं कि कहीं भी मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, कहीं इस तरीके से चीज़ें ना हो जिसमें कहीं भी ऐसे हिस्सों में पैसे जाएं जहाँ टेररिज्म या कहीं गलत उसमें इस्तेमाल हो। तो इसको तो हमें पूरा करना पड़ेगा। देखिए, ये चीजें तो हम लोग ऐसा बिल्डर या कम्युनिटी, हमें भी अपने कंट्री को सपोर्ट करने की जरूरत है और हमें अगर ग्रे लिस्ट से निकलेंगे नहीं तो काम कैसे होगा? ये हम तलवार पे लगा के रखेंगे तो हम फंसे ही रहेंगे। तो हमें निकलना है ताकि हमारी मजीद इकोनॉमी बेहतर हो, हमारा डॉलर बेहतर हो, हमारे लोगों को चीजें बेहतर हो सके। तो मैं समझता हूँ कि इसमें इतने बड़े इश्यूज नहीं होंगे, उसको हम फेस भी करेंगे और गवर्नमेंट को सपोर्ट भी करना चाहिए ताकि कंट्री आगे बढ़े, हमारे मुल्क आगे बढ़ेगा, इकोनॉमी बेहतर होगी तो ही चीजें बेहतर होगी। मोहसिन शेखानी साहब, दी गई एमनेस्टी है जो अभी तक चल रही है 30 जून तक, उसके हवाले से फिर ये मुश्किलात नहीं हो जाएंगी? वहाँ तो एमनेस्टी में तो फिर ये ना कि आप चीज़ें अभी सामने ला सकते हैं, लेकिन यहाँ तो सारी चीज़ों का रिकॉर्ड देना पड़ेगा। देखिए, एमनेस्टी में तो हम वही चीजें लोग ला रहे हैं जो मैक्सिमम उनके पास पहले थी या पुरानी थी। नई इन्वेस्टमेंट से जो बाहर से आ रही है उनसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें भी लिखा हुआ है कि कोई ऐसे पैसे नहीं होने चाहिए। उस एमनेस्टी में भी लिखा हुआ है जो करप्शन के हो या उसमें भी लिखा हुआ है। तो डेफिनेटली वो पैसे तो होंगे नहीं, वो पैसे वाले बिजनेस कम्युनिटी तो होती नहीं है, वो कोई और लोग होते हैं। तो उस वजह से हमें कोई इतना उससे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं समझता हूँ। और दूसरा, आपका जो सवाल था रिगार्डिंग टू टैक्स या लोगों को हमने प्रोवाइड करनी है चीजें कि आम आदमियों का रिकॉर्ड प्रोवाइड करना, वो बहुत डिफिकल्ट है। हम वो एजेंसी नहीं है, हम कारोबार कर रहे हैं। हम जब कारोबार करते हैं तो हम आदमी जो पैसे देने आ रहा है इससे ये पूछने जाएंगे तो पैसे कहाँ से लाया, कि तू कौन है? तो ऐसा होता नहीं। नॉर्मली कराची के लोग, पाकिस्तान के लोग ही हमारे पास से लेते हैं या ओवरसीज पाकिस्तान ही लेता है, कोई और तो हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं लेता। और ट्रांजैक्शन अगर कोई नाम ऐसे हैं जो आप समझते हो कि यार इनकी कोई पेमेंट आएगी तो डेफिनेटली हमें बताना चाहिए, लेकिन हर आदमी की डिटेल हम प्रोवाइड नहीं कर सकते और हर आदमी की डिटेल का हमें भी शक हो तो हमें कैसे शक होगा? हम तो अपना कारोबार कर रहे हैं। मेरे पास कोई आज के 10 लाख का कोई फ्लैट बुक कराए या 10 लाख रुपए उसकी पेमेंट आए तो वो चीजें वो हमारे लिए डिफिकल्ट है और हम वो एजेंसी भी नहीं है ना, हमारे पास वो पावर तो नहीं है कि हम किसी की चीजों को वो कर सके। ये तो गवर्नमेंट का काम है, इसमें हमें तकलीफ होगी और हमारे रियल एस्टेट एजेंट को भी तकलीफ होगी कि वो हर किसी की कैसे बता सकते हैं। हमें एक आदमी से कमीशन पे काम कर रहा है मेरा रियल एस्टेट, उसने उसका ट्रांजैक्शन कंप्लीट करके उससे कमीशन लेना है, तो क्या वो उसकी चीजें प्रोवाइड कर सकेगा? तो नहीं कर सकेगा। उसको कमीशन देना होता है। वही पाकिस्तान की बेच रहा है, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड में आएगी, प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होगी। जब रजिस्ट्रेशन हो, जब आप देखें कि किसने ली है, वहाँ गवर्नमेंट का काम है। सही। आप रियल एस्टेट एजेंट को या बिल्डर को या डेवलपर्स को उसमें आप डालेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। 10 लाख के करीब जो हैं वो रियल एस्टेट डीलर्स वगैरह मौजूद हैं। तो मोहसिन शेखानी साहब हमारे साथ रहेगा। नज़ीर लगारी साहब, ये एक तरफ तो बिजनेस के लिए आसानी हो, दूसरी तरफ ये FBR के जो हैं कि आप खरीदारी करने चाहते हैं तो आपका डाटा मैं प्रोवाइड करूं, इस तरह तो क्लाइंट्स आपसे सवाल ही किया जाए
तो आप वहाँ से चले जाएंगे, ये तो कारोबार ऊपर जाने के बजाय नीचे आ जाएगा, ये मुश्किलात बनेंगी। अच्छा, ये अगर वाकई करना चाहें कि IPR के मसाइल कम करें या हमारा जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसको बढ़ाएं या उसकी बेस को ज़्यादा बनाएं, तो ये इनके लिए बहुत आसान है। ये चीज़ें पेचीदा, मुश्किल, तकलीफ़ दे इसलिए बनाते हैं ताकि इनके काम हों। उनका ये मसला नहीं होता है कि कौम की दौलत में इजाफा हो, कौम के ख़जाने में इजाफा हो, हमारे रेवेन्यू बढ़ें। उनका मसला ये नहीं होता है। उनका मसला ये होता है कि हम इसमें से, इन तमाम चीज़ों से, ऐसे मुश्किल प्रोसेस से और ऐसे तकलीफ दे प्रोसेस से हमारी कमाई का ज़रिया कैसे निकलता है, फिर उनके सोचने का मसला ये होता है। इसके अलावा और कोई भी नहीं होता है। देखें, जिसका FATF का जो इशू है वो तो इतना है कि आपके पास काला धन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। और उनका सिर्फ ये मसला है कि लॉन्डर की हुई मनी जो है, जो नाजायज़ मनी थी, जो टैक्स की मनी नहीं थी, जो मनी जो है वो अगर कहीं मंशियात के बेचने से कमाई गई है, अगर असले के बेचने से कमाई गई है और उस मनी को आप रेगुलर मनी में डालते हैं, रेगुलर इकनॉमी में डालते हैं, तो उसके ऊपर तो सारी दुनिया में इस तरह का चेक होता है। लेकिन अगर एक आदमी की जायज़ आमदनी है, एक आदमी मजदूरी करता है, एक आदमी तनख्वाहदार है, एक आदमी मुलाजिम है, एक आदमी छोटा मोटा कारोबार करता है, दुकानदार है, और वो लेने के लिए घर अपना जाता है, तो फिर हम कहें बिल्डर को कि भाई नहीं, ज़रा इसका हिसाब रख लेना, देख लेना, ये मुमकिन कैसे है? ये किस तरह से मोहसिन शेखानी साहब इसका हिसाब कैसे रख सकेंगे कि एक आदमी जो आ रहा है और उसकी एक छोटी सी दुकान, छोटा कारोबार करता है, रेहड़ी लगाता है, उसके पास उसने ज़िंदगी भर में पैसे जोड़ कर जमा किए हैं, पैसे वो इनके पास लेकर जाए, बताएं यार कैसे आपने टैक्स वैक्स पे किया हुआ है और पैसे कहाँ से कमाए हैं आपने? वो सर यही बताया गया, मेरी दुकान है, मैं उसमें से पैसे कमाता हूँ, उसी में से मैं अपना कमा भी रहा हूँ, ले भी रहा हूँ, खा भी रहा हूँ। तो मैं इस पर मजीद भी बात कर लेते हैं। राहिल हारून साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, चेयरमैन ऑल कराची बिल्डर्स और डीलर एसोसिएशन है। बहुत शुक्रिया राहिल हारून साहब आपके वक्त का। राहिल साहब ये इस वक्त जो एक तो ये रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए जो FPR सरगर्म हुआ है कि रिकॉर्ड आप जो है अपने क्लाइंट्स का उन चीज़ों का मुहैया करें, ये मुमकिन है इस तरह से कि आपके पास तो लोग आते हैं, को ख़रीदारी कर रहे हैं, उनका रिकॉर्ड आप FPR को दें? तो मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने हमें इस प्रोग्राम में लिया। मैं ये इस पर यह कहना चाहूँगा कि जो FATF की जानिब से जो कवानीन लगाए गए कि रियल एस्टेट जो और बिल्डर्स और जो एजेंट्स हैं वो अपने पास रिकॉर्ड रखेंगे, तो ये एक नामुमकिन सी बात है कि 20 लाख से ऊपर ट्रांजैक्शन पे हमने FBR में उस क्लाइंट का रिकॉर्ड देना है। तो प्रॉपर्टी की तो सोचता हूँ कि कम से कम भी कीमत होती है वो 20 लाख या 30 लाख के ऊपर है, 125 गज का भी अगर आप प्लॉट लेते हैं तो ये किस तरीके से मुमकिन है कि हम उन तमाम क्लाइंट्स का रिकॉर्ड और डाटा प्रोवाइड करें? ये हमारा काम नहीं है, ये हुकूमतों का काम है। ये तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो मुल्क में देखते हैं ये उनका काम है। ये एक बिजनेसमैन तबके का काम नहीं है कि हम सबका रिकॉर्ड रखें और कौन मशकूक है और कौन जो है वो ठीक है, इस चीज को हम आइडेंटिफाई कर सकें। अच्छा, लेकिन एक चीज़ है सर, ये FATF में अभी मोहसिन शेखानी साहब भी हमारे साथ हैं, वो भी ये बात कर रहे हैं कि ये कुछ चीज़ें तो मौजूद हैं कि इन चीज़ों का ख्याल रखना है, क्योंकि दुबई में या बाकी ममालिक में भी इन FATF के कुछ शराइत हैं उनको पूरा करना है। लेकिन दूसरा मसला ये आ रहा है कि FBR में भी ये चीज़ है कि ख़ासतौर पर सिंध, बलोचिस्तान और KPK के हाई रिस्क रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट सरमायाकारों का रिकॉर्ड भी उन्होंने तलब किया है और ये कहा गया है कि जितने भी लोग हैं वो रियल एस्टेट एजेंट्स जो है वो ट्रांजैक्शन का उनसे भी रिकॉर्ड तलब किया गया कि किसकी कहाँ किधर हो रही है। जी, इसके लिए हमारी अभी एक फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान की एक वजीर आजम पाकिस्तान ने जो है नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में जो TOR एक कमेटी बनाई है, तो उसमें हमने उनको यही तजावीज़ दी जो जनरल हैदर साहब हैं उनको कि आप तमाम स्टेक होल्डर्स को ऐसी पॉलिसीज बनाएं जो इम्प्लीमेंट हो सकें और तमाम स्टेक होल्डर्स को आप जिस तरह मोहसिन शेखानी भाई जो आबाद से हैं और रियल एस्टेट के भी जो लोग हैं उनको भी आप ऐसी पॉलिसी बनाएं जो इम्प्लीमेंट हो सकें और जो एक उससे तासुर ना जाए जिससे जो है वो आने वाली इन्वेस्टमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो और मुल्क की मईशत पे जो है इसका बहुत ज्यादा असर पड़े। मैं क्विकली आखिर में मोहसिन शेखानी साहब, जो डायरेक्शन इस वक्त रियल एस्टेट से मुतालिक चल रही थी हुकूमत की, आप समझते हैं वो बेहतर है? इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज हैं और बेहतरी की उम्मीद है आगे? देखिए, जो पॉलिसी जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से और नया पाकिस्तान और डिफरेंट उससे
वो सभी चाहते हैं कि ये इकोनॉमी चले, और उनकी पूरी कोशिश है कि ये इकोनॉमी चलेगी तो 72 इंडस्ट्रीज चलेगी, हमारे 72 बाकी प्रोफेशनल सारे चलेंगे, और आपकी जो शॉर्टफॉल ऑफ हाउसिंग है पूरी है, जरूरत है पूरी दुनिया में, बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है और इसको हमें लेके चलना है। और अभी तक गवर्नमेंट लेके चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मसाइल जरूर आते हैं। हम कोशिश करते हैं वो मसाइल खत्म हो, लेकिन आपको पता है ब्यूरोक्रेसी और हर्डल्स हर जगह इसी तरह होते हैं, और उनकी ये कोशिश होती है कि कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस करें। हमने फिक्स टैक्स इसलिए करवाया ताकि ये टैक्स वालों के जो बाद के इश्यूज हैं, जो लोगों के जेब में पैसे जाते हैं, वो ना जाए। और इसके बाद जब ये दोबारा इन्होंने ये टैक्स का कि हम ये डिटेल मांगेंगे, आप डिटेल मांगने का मतलब ही क्या है कि ये दोबारा हर्डल्स होती हैं, लोग परेशान। आप एक रियल एस्टेट वालों को बोलो उसकी डिटेल दे, वो कैसे डिटेल देगा? आप मेरे क्लाइंट की डिटेल, आपके पास वो डिटेल आती है, लीज होगी तो डिटेल आएगी, ट्रांसफर होगा तो डिटेल आएगी, गवर्नमेंट के पास ट्रांसफर होगा, तो हमसे क्यों डिटेल मांग रहे जब गवर्नमेंट के पास ट्रांसफर होना है? तो प्रॉपर्टी थोड़ी ऐसा है कि खड़ी रहेगी। तो मेरा ख्याल है कि पॉलिसीज में जहाँ पे ऐसे इश्यूज आ रहे हैं जिसको हम, मेरे ख्याल है पॉलिसीज को ज्यादा आसान आया जाए, क्योंकि कारोबार तभी हो सकता है